वीके शर्मा आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ आगू पर्व कक्षा 9 हिंदी काव्य के अंतर्गत आरंभ माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला नामक कविता का तीसरा, चौथा और पांचवा जो काव्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कवि कहता है कोयल से, हे कोयल आप इस प्रकार क्यों हुक पड़ी हो। हुक से तात्पर्य कसक भरी बोली, कसक भरी आवाज, दर्द भरी आवाज, वेदना बोझ वाली सी। और जो आपकी वेदना है, जो आप बोल रही हैं, उसमें एक इस प्रकार की विशेष वेदना है जिससे लगता है कि आपकी जो पीड़ा है वो सामान्य नहीं है बल्कि बोझ वाली है, यानी बहुत सारी पीड़ाएं लेकर के आप चीख पड़ी हैं, बोल रही हैं। कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अरे आपका कुछ लुट गया है क्या, आपने कुछ खो दिया है क्या, क्योंकि इतनी दर्द भरी आवाज तभी हो सकती है मृदुल वैभव की रखवाली सी। हे कोयल आप तो ऐश्वर्य की रखवाली हो, यानी जो कोयल होती है वो तो वसंत ऋतु की प्राकृतिक छटा की एक तरह से रखवाली होती है। यानी कोयल का और वसंत ऋतु का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। यानी जिस प्रकार वसंत ऋतु में कोयल मधुर वाणी में बोलती है और ऐसा लगता है कि माना वसंत बिना कोयल की अधूरी है, यानी आप तो वसंत ऋतु जैसी प्राकृतिक छटा की वैभव संपदा वाली हो, यानी उसके ऐश्वर्य का भोग करने वाली हो, फिर आपका क्या लुट सकता है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो। फिर भी कोयल आप इस प्रकार से दर्द भरी आवाज में क्यों बोल रही हो, यह मेरी समझ से परे है। क्या हुई बावली। हे कोयल तू क्या पागल हो गई है, अर्धरात्रि को चीखी। अरे आधी रात का समय लोगों के सोने का समय होता है, लेकिन तू आधी रात के समय चिल्ला रही है। कोकिल बोलो तो। हे कोयल मुझे स्पष्ट बताओ आप आधी रात को क्यों बोल रही हो। किस दावानल, दावानल यानी जंगल की आग, जंगल की ज्वालाएं, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी। क्या तुमने जंगल में लगी हुई किसी आग को देख लिया है, इस कारण से आप चिल्ला रही हैं। कोकिल बोलो तो। यहां पर जो दावानल की आग का जो कवि ने संकेत किया है, कवि कहना चाहता है कि उस समय देश में चारों तरफ आंदोलन हो रहे थे, ब्रिटिश शासकों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर अन्याय और अत्याचार किए जा रहे थे। उसी दौरान देश भर में क्रांतिकारी जो थे वो पीड़ा से करा रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ एक देश भर में आग लगी हुई थी। इसलिए कवि ने उसे किसकी संज्ञा दी है, दावानल की ज्वालाएं। तो कवि कहना चाहता है क्या तूने किसी जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाएं देख ली हैं, यानी वास्तव में उस समय अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में आंदोलन हो रहे थे और अंग्रेज सरकार द्वारा उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे। कोकिल बोलो तो। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जंजीरों से, हथकड़ियों से कैद करके जेलों में डाल दिया जाता था। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी उन हथकड़ियों को, उन हथकड़ियों को जिस प्रकार से हथकड़ियों को कैदी के बांधने के रूप में देखा जाता है, उसको बंधक बनाने के रूप में जो काम लेते हैं, वो उन हथकड़ियों को उस प्रकार से नहीं देखते थे, बल्कि वो क्या मानते थे, यह ब्रिटिश राज का गहना। अरे ये तो हमारे लिए अंग्रेज सरकार द्वारा गहना पहनाया गया है। यहां तात्पर्य यह है कि जब भी किसी बंदी को हथकड़ी पहनाई जाती है, जब किसी अपराधी को
कोई जेल में ले जाकर के यातनाएं दी जाती हैं, हथकड़ियां पहना दी जाती हैं, तो वो उसके लिए बड़े बड़े ही शर्म का विषय होता है। लेकिन कवि कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी वो हैं जो अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं और अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानियों ने हथकड़ियां धारण की हैं, उनके लिए वो कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि ये कहना उनके स्वाभिमान और यश को बढ़ाने वाला है। इसलिए वो हथकड़ियां स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तो गहने के समान है, आभूषणों के समान है। कोल्हू का चरक चून, जैसा कि हम जानते हैं जेलों में भारतीयों से उस समय अनेक प्रकार के कायदे करवाए जाते थे, अन्याय अत्याचार किए जाते थे, कोल्हू खिंचवाया जाता। कोल्हू के जहां पर बैल जिस प्रकार से कोल्हू को खींचने के काम आते हैं, वो बैलों का कार्य यानी पशुओं का कार्य होता था, वो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से करवाया जाता था। उन्हें अनेक प्रकार की अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। तो कवि कहता है कोल्हू का चरबच्चू, चरबच्चू यानी कोल्हू को चलाते समय निकलने वाली एक विशेष प्रकार की आवाज। जीवन की कहानी, अरे जब हम उस कोल्हू को खींचते हैं जेल के अंदर, तब भी हम कोई दुखी और पीड़ित नहीं होते, बल्कि उसे हम समझते हैं कि ये तो हमारे जीवन की एक तान है, जीवन के आनंद है। यानी कोल्हू की जो आवाज है वो भी हमारे अंदर एक उत्साह का संचार करती है और उसमें हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, जेल में रहते हुए बड़े बड़े पत्थरों से छोटे छोटे पत्थर बनाए जाते हैं, यानी वहां पर उनसे गिट्टियां बनवाई जा रही हैं। यानी और ये काम करते करते स्वतंत्रता सेनानियों की जो अंगुलियां हैं उनमें निशान पड़ रहे हैं। यानी उन कोमल उंगलियों से जब वो पत्थरों को जब वो तोड़ते हैं, छोटे छोटे पत्थरों में जब उसको विभाजित करते हैं, तो उनकी उंगलियों पर कठोर निशान पड़ रहे हैं। गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान, लेकिन ये जो निशान है वो सामान्य नहीं है, वो भी हमारे लिए ठीक उसी प्रकार से गान है। जिस प्रकार से गाना व्यक्ति के अंदर उत्साह का संचार करता है, ठीक इसी प्रकार से जब वो अपने अंगुलियों पर जो लगे हुए निशान देखते हैं, कठोर निशान काम करते करते, तो उनको देखकर भी, उनका एहसास करके भी उनके जीवन में एक उत्साह, संचार और मातृभूमि के प्रति प्रेम का भाव जागता है। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मोट यानी कोल्हू को खींचते समय जो एक उसको कोल्हू को खींचने के लिए कोल्हू का जिसको बोल सकते हैं मोट यानी कोल्हू का चरसा, उसको चरसा बोलते हैं। यानी जब कोल्हू को खींचा जाता है तो जिस स्थान पर गले में डाल करके उसको खींचने के लिए कहा जाता है, तो वो होता है मोट। तो हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी पेट पर जब लगा जुए को लगाते तो वहां उसके पास ही चरसा लगा रहता है। जब मैं वो खींचता हूं, क्या खींचता हूं? जुआ। जुआ यानी बैलों के कंधों पर रखा जाने वाला लकड़ी का बना हुआ एक उपकरण कह सकते हैं, जो सिंचाई करने में, हल जोतने में काम आता है। तो मैं क्या करता हूं? मोट खींचता हूं। मोट यानी एक कोल्हू का चरसा, और इस पर वो पेट पर जुआ लगा के खींच रहा हूं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। यानी जब सिंचाई करते हैं तो जुए के द्वारा जैसे बैलों से सिंचाई की जाती है, ठीक इसी प्रकार से कवि कह रहा है कि हम भी उसी प्रकार से जुआ खींच करके, जिस प्रकार पानी को खाली किया जाता है कुएं से, हमको तो लगता है जैसे हम ब्रिटिश सरकार की अकड़ निकाल रहे हैं। जहां ब्रिटिश सरकार एक तरफ सोचती है कि अन्याय अत्याचार के द्वारा भारतीयों की जो स्वतंत्रता की भावना है उसको दबाया जा सकता है, कवि कहना चाहता है ये उनका केवल भ्रम मात्र है। क्यों?
क्योंकि हमारे क्रांतिकारी को उनके अन्याय और अत्याचार के प्रति इतनी आवाज उठाने वाले हैं, इतना सहन करने वाले हैं कि वो अन्याय या यातनाएं देते देते थक जाएंगे, लेकिन हम अपनी मातृभूमि के लिए सदैव लड़ते रहेंगे। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार की अकड़ को निकाल रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कवि कहता है, हे कोयल, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अरे रात को शायद आप इसलिए चीख रही हैं क्योंकि आपकी जो दुख और दर्द भरी आवाज है वो शायद आप लोगों को सुनाना नहीं चाहती, क्योंकि यदि आप दिन में ये संदेश मुझे देती तो शायद लोग करुणा से भर जाते, दुखी हो जाते। इसलिए आप क्या कर रही हैं, आपने रात का समय चयन किया है ये संदेश देने के लिए कि देश में क्या चल रहा है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब उठा रही आली। इसलिए जो अंग्रेजों द्वारा अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, जो आतंक को मचाया हुआ है, उस करुणा को आप मुझे बताना तो चाहती हैं, लेकिन आप ये भी चाहती हैं कि हमारे देश के आम नागरिकों को ये पता ना लगे, क्योंकि यह कष्ट केवल वही झेल सकते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं। इसलिए शायद रात के समय ये अन्याय, अत्याचार और क्रूरता का जो वातावरण पूरे देश में बना हुआ है उसे बताने के लिए आप मुझे यहाँ पर आई हैं, गजब ढा रही हैं। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो। इस शांत समय में, अरे रात का समय तो बड़ा शांत है, चारों ओर शांति है, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है, और अंधकार को वेद रो रही क्यों। यहाँ पर चारों तरफ अंधकार है और उस अंधकार को वेदती हुई, चीरती हुई कि आपकी जो ये आवाज आ रही है, कोयल बोलो तो, हे कोयल आप क्या कहना चाहती हो, मुझे स्पष्ट बताएं। इस भांति बो रही, इस भांति बीज, इस भांति बीज बो रही क्यों हो। यानी हे कोयल, आप इस समय विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो। इस भांति विद्रोह बीज, यहां पर एक शब्द रह गया है, विद्रोह बीज, विद्रोह बीज। आप इस प्रकार से अपनी आवाज के द्वारा विद्रोह के बीज बोना चाहती हो, यानी आप पूरे देश को इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, जो अंग्रेजों ने पूरे देश में अन्याय और अत्याचार का गजब ढाया हुआ है, उसके खिलाफ आप पूरे देशवासियों के अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा करना चाहती हो, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर देश को आजाद करा सके। अगले काव्यांश अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।